morning, very good morning. Good morning, Varsha. Good morning, Aditya. Very good morning. Yes, good morning, Akanksha. Morning. We are going to talk about AIDS. So AIDS के बारे में यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी में क्या दिया क्योंकि AIDS हम लोग पढ़ रहे थे, so उसको हम कंप्लीट करते हैं इस पॉइंट से, इस सेशन से. AIDS, the word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This is the full form of your HIV AIDS, and this can be a question for your examination. Acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual. So ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है. So please इसको क्या करिए, लेबल कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट में. This means deficiency of immune system. ये इम्यून सिस्टम की इम्यूनो डेफिशिएंसी यहाँ पे लिखा है, यानी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कोई बता रहा है. सो इम्यूनो डेफिशिएंसी. और ये कौन सा डिसीज है, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या ये इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज जो कि इनहेरिट हुआ है, क्या ये इनहेरिट हो सकता है, तो यस इनहेरिट हो सकता है. लेकिन ये इनहेरिटेड डिजीज अक्वायर्ड डिजीज है कि इनेट डिजीज है. इनेट, तो ये अक्वायर्ड, so इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली हमें अक्वायर्ड डिजीज है. ये हम लाइफ टाइम में भी अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसप्लांटेड प्लेसेंटल ये क्रॉस भी कर सकता है, यानी प्लेसेंटा को भी ये क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है इजीली. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक है. दिस मीन्स डेफिशिएंसी. दिस मीन्स deficiency of immune system acquired during lifetime of an individual, indicating that it is not congenital. ठीक है, ये क्या है, ये congenital नहीं है. ये बता रहा है कि HIV क्या नहीं है, congenital नहीं है. लेकिन ये congenital नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक अक्वायर्ड डिजीज है. ठीक है, तो हम congenital इसको नहीं कहते, हम इसको कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो, यानी कोई एक इंसान अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करता है. ठीक है, क्या करता है, अपने लाइफ टाइम में HIV को अक्वायर करता है. लेकिन अगर अगर हमारे जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर आप लोग बताइए, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो कि मुझे मान लो कि यहाँ पे मुझे नहीं पता है इसके बारे में, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है. गुड मॉर्निंग प्रियांशु, वेरी गुड मॉर्निंग. छोटा सा सवाल है, क्या HIV वायरस प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है? टेल मी यस और नो. आप लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर डालिए, क्या ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? ऑप्शन यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी समटाइम्स, ऑप्शन डी यस. ऑफ यस, आंसर आया है. वर्षा सिंह से आंसर आ गया, आंसर से आ गया, प्रियांशु से आ गया, अरुणिशा से भी आंसर आ गया, रुचिका गुप्ता से भी आंसर आ गया. वेरी गुड. Yes, it can cross placenta. So that is the reason. That's the reason. शरण्या ने बोला है कि no, ये क्रॉस नहीं कर सकता है. लेखिका ने बोला कि always. सुरुचिश्रेया ने बोला yes. Okay. Which means हमारे इसी कारण के वजह से नीलू केशवन ने बोला कर सकता. All right. आयुषी सिंह ने बोला yes. Of course. Thank you so much. सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया यहाँ पे. तो यही कारण है, क्योंकि ये क्रॉस कर सकता है, तो यही वो कारण है. हाँ, बच्चे को भी हो जाता है, तो यही वो कारण है कि बच्चे को हो जाता है. और दूसरी बात, यही वो कारण है जिसकी वजह से अगर कोई HIV पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या किया जाए, डॉक्टर को बता देती है कि मुझे HIV पॉजिटिव है, और वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स पेशेंट को देते हैं जिसके वजह से वो पर्टिकुलर वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा. ठीक है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा. राइट, तो ये होता है, लेकिन ये मैक्सिमम ये रेट जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसा. ठीक है, एंड ये जो ड्रग्स हैं ये 100% जो है वो
क्या नहीं है, ऐसे कुछ ड्रग्स जो दिए जाते हैं ये 100% ये कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मदर को है तो बच्चे को भी ये HIV हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसप्लेसेंटल है, ठीक है। बट स्टिल हम लोग कहते हैं इसको अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये पहली बार रिपोर्ट कब किया गया? एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। AIDS was first reported in 1981, and in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million. तो फर्स्ट ये गया था फ्रांस में, अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था कहाँ पे? फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वहीं से ये स्प्रेड हुआ, ठीक है, वहीं से ये स्प्रेड हुआ और ये फ्रांस में इसको आइसोलेट किया गया था फ्रांस में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये इंडिया में कहाँ पे पाया गया फर्स्ट? ये इंडिया में फर्स्ट पाया गया चेन्नई में, इंडिया में फर्स्ट पाया गया चेन्नई में। ऑल राइट, वेरी गुड, ये सब डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात हम आपको बताते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का डिजीज हम इसको कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसटीडी, एसटीडीज। ऑलरेडी मैंने बताया था, इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि एसटीडी है कि नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एसटीडी में और कुछ ऐसे डिजीज है जो कॉमन है, जो क्वेश्चंस में बार बार पूछे जा सकते हैं। और उन एसटीडीज में आपको आता है एड्स। एड्स एक तरह का एसटीडी डिजीज है, ठीक है। एचआईवी नहीं लिखेंगे हम, एचआईवी मत लिखिएगा, एड्स, ठीक है, एसटीडी है, ठीक है, क्योंकि एचआईवी इज द नेम ऑफ द वायरस, ठीक है, एचआईवी इज द नेम ऑफ द वायरस, बट एड्स इज द नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है। एड्स, उसके बाद आता है सिफिलिस, सिफिलिस या सिफिलिस जैसे भी स्पेलिंग लिख ले, स्पेलिंग से मुझे एलर्जी है। उसके बाद आता है गोनोरिया, क्या आता है? गोनोरिया आता है। सो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एनी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप लोगों को पता हो तो चैट बॉक्स में या सबको बता दीजिएगा। आपके पास जो नॉलेज है वो सबको स्प्रेड करते रहिएगा, है ना। चलो, तो उसके बाद बहुत सारे पर्सन जो है वो वर्ल्ड वाइड हर साल मारे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड हर साल मारे जाते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन immunodeficiency virus, a member of a group of virus called retrovirus। तो रेट्रोवायरस का ग्रुप है, उस वायरस के वजह से होता है, ठीक है, रेट्रोवायरस, which have an envelope enclosing the RNA, which have the envelope enclosing the RNA genome। यानी इसके अंदर क्या होता है, ये रेट्रोवायरस है, और ये क्या करता है, ये इसके अंदर आरएनए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक हम चीज बता रहे हैं आपको, अभी तक मैंने ये चीज नहीं बताया है लेकिन आज बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है इस साल के नीट एग्जामिनेशन के लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट है अगले साल के नीट एग्जाम के लिए। ये 100% ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ठीक है। इस साल भी आ सकता है और अगले साल भी आएगा, ठीक है। अगर इस साल पूछ दिया तो अगले साल गारंटीड पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा इंट्यूशन कह रहा है, देख लो भगवान की मर्जी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है तो बात की बात है, लेकिन ये इंट्यूशन कह रहा है कि इसके आरएनए के बारे में जरूर पूछेगा। यानी एड्स जो है, एड्स को हम, एड्स क्या है? एड्स इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स में क्या होता है? एड्स, एचआईवी में, सॉरी नॉट एड्स में, एचआईवी में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? ओके 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 ओके। सो एचआईवी के पास क्या है? एचआईवी के पास है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी हमारे एचआईवी के स्ट्रक्चर में क्या होता है? बाहर में होता है आपका एनवेलप, बाहर में क्या होता है? एनवेलप होता है। उसके बाद हमारे अंदर में क्या होंगे? अंदर में होंगे एक मेम्ब्रेन, है ना, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स प्रोटीन।
और उसके बाद आता है कैप्सिड यानी आउटर कैप्सिड और इनर कैप्सिड। उसके बाद आते हैं हमारे डबल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे एंजाइम्स है, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे है आपको, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्लाइकोप्रोटीन का ऐसे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन का बॉल, है ना, ऐसे स्पाइक। तो ये एचआईवी का वायरस है। इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एचआईवी में होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोरोना वायरस में कौन सा आरएनए होता है या डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, और ऑप्शन ऑप्शन क्या हो सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम नीचे आपको बताते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देते हैं और आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए, लेट मी राइट ऑप्शन, अरे लिखने दो ना, ओ यहाँ पे नहीं लिख सकते। चल ठीक है सर, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। लिखिएगा, अब ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है। बाकी बताइए तो प्लीज, बाकियों का क्या हाल है, बाकियों का वॉइस लैग कर रहा है मेरा। हो सकता है कि लेखिका का खुद का इंटरनेट प्रॉब्लम हो। हाँ, अच्छा अब ठीक हो गया। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे चलिए, तो ठीक है, ओके, ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, सब बड़ा कर लेते हैं, यस। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑप्शन सी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ऑप्शन 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 डी हम यहाँ पे लिखते, ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा, व्हाट इज आंसर। क्वेश्चन था कि कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। ये क्वेश्चन इस साल भी आने का पूरा चांस है। अगर इस साल नहीं आता है तो हो सकता है कि अगले साल इस टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए। ऑलराइट, आंसर आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर आंसर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है, मुझे दिख रहा है। प्रियांशु ने आंसर दे दिया, नीलू ने आंसर दे दिया, अरुणिशा ने आंसर दे दिया, लेखिका ने भी आंसर दे दिया है। सो व्हाट विल बी द आंसर। आंसर विल बी ए सी ए बी डी सी एस एस आर एन ए, सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए शायद। शन्या ने दिया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आपको अगर हम सही आंसर, अब अच्छा ठीक है, सब लोगों ने आंसर लगभग 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 दे रहे हैं। दीजिए दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। जब तक सब लोग आंसर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग आंसर दीजिए, कम ऑन।
आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? व्हाट विल बी द आंसर हियर? व्हाट विल बी द आंसर? एंड द आंसर इज, चलो हम ही बता देते हैं। एंड नाउ द टाइम फॉर आंसर, एंड द आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज द राइट आंसर। क्या होता है कोरोना वायरस में? कौन सा होता है आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक आरएनए होता है, एक स्ट्रैंड आरएनए। ऑल राइट, चलो दिस इज द आंसर। सब जितने भी आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही आंसर दिया है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया है हमारे एनसीईआरटी में। तो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज गाइस ऐसे क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिएगा और हाँ आंसर दीजिएगा। राइट, चलिए, और याद रखिएगा कभी भूलना नहीं है, साइड में नोट करके रख लेना है। ठीक है, नाउ ये कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय sexual contact with infected person, sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood and blood products, right? By sharing infected needles, as in case of intravenous drug abusers, from infected mother to the child through placenta. So people who are at high risk of getting this infection includes who have multiple partner, So आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दे रहा है. So these are the very important points to be noted. So please इसको नोट करिए. इससे होता है by sharing infected needles as intravenous, okay, contaminated blood, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। तो 4 पॉइंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ड्रग अब्यूजर्स के बारे में भी बता रहा है। ड्रग अब्यूजर्स क्या करते हैं कि इंजेक्शन शेयर करते हैं, नीडल्स शेयर करते हैं, ड्रग्स लेते वक्त इंट्रावीनस जो ड्रग्स लेते हैं वो सब क्या करते हैं? नीडल्स को शेयर करते हैं। सो नीडल्स को क्योंकि शेयर करते हैं, तो नीडल्स को शेयर करने से हमारा जो ब्लड है ये ब्लड मिक्सिंग होता है, और ये ब्लड के मिक्सिंग के, क्योंकि जब इंट्रावीनसली हम लोग लेते हैं तो हमारे जो ब्लड का ड्रॉपलेट है, ब्लड का जो स्टेन है हमारे निडल पे लग जाता है एक पर्सन का, और वही सेम अगर निडल किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनसली, तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली सेम स्टेन, सेम स्पॉट हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो एचआईवी अगर इन्फेक्शन है तो वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, राइट, ओके। नाउ ये ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो इसीलिए ड्रग्स ज्यादातर, अब ड्रग्स तो लेना ही गलत होता है, लेकिन यहाँ पे नीडल शेयर करने से होता है, नंबर 1। उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअली कांटेक्ट अगर बनाते हैं तो इसीलिए क्या दे रहा है यहाँ पे? मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना छोड़ दें। ठीक है, किसी मल्टीपल पार्टनर से या अनजान पार्टनर जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि उसको एचआईवी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना छोड़ दें। ठीक है, ऐसे पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेक्सुअल पार्टनर। सो उसके बाद ड्रग एडिक्ट who take drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. ऑलराइट, तो ये सब जी है, ये सब होता है, राइट, इन्फेक्टेड मदर। नाउ डू यू नो when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such conditions. It is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluids. It hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years also. Right? तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि ये कैसे होता है? तो ड्रग के वजह से और बाकी सब चीजों से होता है। ये किसके वजह से नहीं होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग? नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को कि किसके वजह से नहीं होता है। तो फिजिकल कांटेक्ट से, टच करने से, हग करने से, या एक ही
प्लेट में खाना खाने से, चम्मच शेयर करने से, प्यार करने से, हाथ मिलाने से, एक ही बिस्तर पर सोने से नहीं होता है। कैसे होता है? जब तक आप सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाते, जब तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप नहीं करते, जब तक आपका बॉडी का फ्लूइड किसी दूसरे के बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, फ्लूइड इन द सेंस ब्लड हो या लिम्फ हो, ठीक है, तब तक ये नहीं होगा। और या फिर जब तक मदर से बेबी में ट्रांसफर ना हो, तब तक ये एचआईवी वायरस नहीं स्प्रेड होगा। तो इसका ध्यान हमेशा रखें। एक क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे स्प्रेड नहीं होता, और कुछ फॉलोइंग ऑप्शंस दे देगा जिसमें सब स्प्रेडिंग का ऑप्शन देगा, और एक चीज देगा जो कि नहीं स्प्रेड होता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा है जो स्प्रेड करता है और कौन सा स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है, कौन कितने सारे पॉइंट्स हैं जो स्प्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और कितने सारे पॉइंट्स हैं जो स्प्रेड नहीं करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपका ये आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं पूछकर इनडायरेक्टली पूछता है। और हाँ, क्वेश्चन को एक बार से 10 बार पढ़िए अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इसमें से पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन है। आप लोग समझते हो कि इनकरेक्ट पूछेगा, आप समझते हो करेक्ट करेक्ट है, तो आपको लगेगा कि कंफ्यूजन होने लगेगा, ये तो सब करेक्ट जैसा लग रहा है, ठीक है, तो उस वक्त आप तुक्का मारने लगोगे, है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, कि स्प्रेड होने के लिए बता रहा है, ये स्प्रेड नहीं होगा इसके लिए बता रहा है। ठीक है, किस चीज का बता रहा है, कि किसके कांटेक्ट से ये स्प्रेड होगा या स्प्रेड नहीं होगा। दोनों चीजें जो है यहाँ पे डिफरेंस है, फाइन लाइन है, और उस फाइन लाइन को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या दे रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है इनक्यूबेशन पॉइंट। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन पीरियड। क्या बता रहा है? इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, व्हाट इज इनक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन वो होता है जब सिम्टम्स अपीयर होता है, विच मीन्स एक बार मान के चलिए कि आपके बॉडी में एचआईवी, नॉट योर बॉडी सॉरी, अब मान लीजिए कि हमारे बॉडी में एचआईवी स्प्रेड हो रहा, घुस गया, एचआईवी घुस गया है, एचआईवी वायरस क्या हुआ है, ये मेरा बॉडी है, दिस इज मिस्टर टीटी, है ना, दिस इज तरुण तिवारी, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, ये खतरनाक एचआईवी वायरस घुस गया है। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, पूरा लाइफ बीत गया, लेकिन हमें कोई सिम्टम ही नहीं आया। क्या कहेंगे कि एसिम्टोमेटिक डिजीज हो गया इनको? नहीं, यानी वो एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में घुस तो गया है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी के सेल्स के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है। क्या नहीं बना पा रहा है? हमारे सेल्स के साथ कांटेक्ट बनाकर सेल को ये इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये खुद को रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। खुद को क्या नहीं कर पा रहा है? रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। तो हम इस रिप्लिकेशन को रोक दिए हैं। कुछ ऐसा हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खा ली है, संजीवनी बूटी, जिससे ये हमारे जो सेल्स हैं उसके पास ये रिसेप्टर काम ही नहीं करते। ठीक है, हमारे जो सेल्स के रिसेप्टर हैं, ठीक है, उसके साथ ये इसका जो एंटीजेनिक पोर्शन है ये बाइंड ही नहीं होता है। तो क्या होगा कि हमारे सेल में ना एंटर कर पाएगा, ना ही होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर पाएगा, और ना ही ये रेप्लिकेट होगा, और ना ही सिम्टम दिखाएगा। विच मीन्स जब ये रेप्लिकेट होना शुरू करता है तो सिम्टम दिखाना शुरू करता है, और जब ये एंटर करेगा और जिस दिन ये सिम्टम दिखाना शुरू करेगा, सो फ्रॉम द एंट्री पॉइंट to the first day of showing symptom, that entire period is called incubation period. That entire period is called incubation period. उसको हम क्या कहते हैं? incubation period. And for HIV virus it can be the incubation period can be from 0 to 5 years or 10 years or maybe entire life, और maybe, और ये एंटायर लाइफ जो है वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। यानी पूरे लाइफ भर, जिंदगी भर
आपके बॉडी में HIV वायरस रह सकता है, लेकिन आपको एड्स नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पूरे लाइफ टाइम आपको आपके बॉडी में HIV वायरस हो है और वो मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, बट क्या नहीं कर रहा है, वो सिम्टम शो नहीं कर रहा है और मुझे एड्स नहीं हो रहा है। मुझे मेरे बॉडी में HIV वायरस है बट मुझे एड्स नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो HIV वायरस हमारे बॉडी के सेल को ना इन्फेक्ट कर पा रहा है और ना ही रेप्लिकेट कर पा रहा है। सो हम HIV पॉजिटिव नहीं है, सॉरी HIV पॉजिटिव है बट एड्स डिजीज से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्या है? एड्स डिजीज से हम अफेक्टेड नहीं है। कुछ या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो अपना इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है पता है? इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन यही सिम्टम पीरियड वाला, लेकिन असली में इंक्यूबेशन का मतलब होता है ग्रोथ। इंक्यूबेशन का होता है ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब रेप्लिकेट होता है, ग्रोथ होता है, उसी को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। क्या होता है जनरली, एक छोटी सी चीज हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है जनरली हमारे बॉडी में जब HIV वायरस एंटर करता है, ठीक है, हमारे या कोई भी वायरस एंटर करता है, तो पहले क्या होता है, वो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है ना, रेप्लिकेट करके खुद के पॉपुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब बढ़ाना शुरू करता है, तब धीरे धीरे हमारा बॉडी में टेम्परेचर दिखता है, हमारे बॉडी में इंटरनल इंफ्लामेशन होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। ऑफ कोर्स सही में प्रियांशु ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। सो HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम एड्स पेशेंट हो गए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम हमारे बॉडी में HIV हो गया तो HIV पॉजिटिव हम, एड्स डिजीज, एड्स हमें नहीं हुआ है, हम सिर्फ HIV पॉजिटिव है। जैसे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोरोना वायरस बॉडी में एंटर किया तो हम कोविड-19 के पेशेंट हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड-19 के पेशेंट हैं। कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन मुझे कोविड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कोरोना अंदर एंटर तो किया है, हमारे नेजल कैविटी में बैठ गया है, लेकिन फिर भी हमें सिम्टम नहीं दिखा रहा है। तो क्या कहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव है लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक है? नहीं, कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, बट उसको कोविड नहीं हुआ है क्योंकि वो हमारे बॉडी के सेल्स, वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पा रहा है। वो सिर्फ एंटर एक वायरस ने एंटर कर लिया है या एक 10 वायरस ने अटैक कर दिया है, लेकिन उसके बाद वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा मतलब हमारे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब हमारे सेल्स को इन्वेड नहीं कर पा रहा है तो सिम्टम ऑटोमेटिकली नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज्ड कंडीशन में है, या फिर कह सकते हैं कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड चलता रहेगा। लेकिन कोरोना वायरस ऐसा है नहीं कि इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, बट दिस इज द फैक्ट, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, दिस इज द फैक्ट। नाउ एक छोटा सा पॉइंट था, देखो भूल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, हाँ, PTC। हम क्या करते हैं इंक्यूबेशन को समझने के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ या मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, हम डॉक्टर के पास गए, बोले कि डॉक्टर साहब मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है मुझे, तो वो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने कहा कि जाइए यूरिन सैंपल दीजिए मुझे। डॉक्टर के पास हम गए और हमें लैब से हमें क्या मिला, एक कंटेनर मिला। अगर सर कोई पर्सन का पॉजिटिव आया लेकिन सिम्टम्स नहीं आया, तो अगर, एक सेकंड, चैट बॉक्स में क्या है, अगर सर कोई पर्सन का पॉजिटिव आया लेकिन सिम्टम नहीं आया, तो अगर उस पर्सन का ब्लड किसी और पर्सन के बॉडी में जाएगा तो क्या वो इन्फेक्टेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ब्लड में एंटर कर सकता है ना, ब्लड में चला जा सकता है, ब्लड में एंटर कर सकता है, तो बिल्कुल वो चीजें जो है वो चला गया तो इन्फेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल होगा, 100% इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वो वायरस से इन्फेक्टेड होगा, उसको एड्स नहीं होगा जब तक उसके बॉडी में घुसकर उस सेल्स को इन्फेक्ट करके रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। ये ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल होगा, ट्रांसफर हो सकता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे में जाते ही इन्फेक्शन दूसरे में फैल सकता है। ठीक है, ये HIV की बात कर रही है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, मुझे मान के चलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हम डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि जाओ यूरिन सैंपल दो। हम लैब में गए, लैब से कंटेनर लिए, वॉशरूम गए, यूरिन सैंपल ले आकर दे दिए।
डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर जो है वो यूरिन टेस्ट लिख दिया हम प्रिस्क्रिप्शन में, हमने टेक्नीशियन को, लैब टेक्नीशियन को हमने क्या किया है, वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है, लैब टेक्नीशियन ने यूरिन सैंपल लिया है और फिर वो टेस्ट करना शुरू कर दिया है। वो क्या टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा कि आपके यूरिन में, यूरिन का कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, ये सब देखेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने ये सब पढ़ा होगा, यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, बोलो हाय ना। सब लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा होगा, बोलो यस और नो। फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें मिलता है, नो, ऐसे कैसे हो सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यूरिनरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा। जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा है, उसके बाद हाइपरटोनिक यूरिन कैसे निकलता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यानी एसिडिक यूरिन कैसे निकलता है, ये आपने पढ़ा होगा। जब ये आपने पढ़ा होगा तो पीएच क्या होता है यूरिन का, ये पढ़ा होगा। जब पीएच पढ़ा होगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बताना वहाँ पे जरूरी है। क्या क्या क्रिस्टल्स यूरिन से निकलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। प्रियांशु लगता है आप उस दिन एब्सेंट थे। एनीवेज बाकी सब किसी ने आंसर नहीं दिया, सो इसका मतलब पढ़ा है आपने। तो आपने देखा होगा उसमें कि पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है, कलर वगैरह सब देखा जाता है, पीएच देखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है, शुगर और प्रोटीन उसमें मेजर किया जाता है, बीएसपी आता है, बीएसपी नहीं आता इसमें, शुगर और प्रोटीन सारा मेजर किया जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किया जाता है, उसके बाद उसमें ल्यूकोसाइट कितना है, आरबीसी कितना है, ये सब मेजर किया जाता है, राइट। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए रख दिया जाता है। हम फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक जस्ट रिवीजन आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूज में डाल देने के बाद वहां से हम डिपॉजिट निकालते हैं, स्लाइड पे रखते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। हमें कोई पैथोजन वहां पे दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, जब वहां पे पैथोजन दिख नहीं रहा है हम क्या करेंगे, उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उस सैंपल को अगले टेस्ट यानी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के लिए भेज देंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी यानी मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं चल रहा है कि कितना है, कहाँ है, कौन सा है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिख रहा है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यहाँ पे कम अमाउंट में है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम उस पैथोजन को ग्रो कराएंगे और अच्छे से, ताकि हम और क्लियरली हमें वो पैथोजन दिख जाए कि कौन सा पैथोजन इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं, बेसिक कल्चर कराते हैं, यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी बाद की बात है। तो कल्चर कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैथोजन। कल्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा प्लेट लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा प्लेट, एक छोटा सा प्लेट लेना पड़ता है जिसमें कि कल्चर मीडियम होता है पूरा, ठीक है। क्या होता है, कल्चर मीडियम होता है, ठीक है। छोटा सा हमने प्लेट लिया जिसमें कल्चर मीडियम डाल दिया यानी न्यूट्रिएंट जिससे कि माइक्रो ग्रो करता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूरिन सैंपल लिया और यूरिन सैंपल से हल्का सा एक ड्रॉप यूरिन लिया और इस पे हमने इस एंगल से स्प्रेड कर दिया, इस तरह से हमने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ध्यान, इसको टेम्परेचर देने लगे, इसको क्या किया हम, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किए, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन, यानी अब इसको हम ग्रो करा रहे हैं। क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, लाइट देंगे, है ना। तो बेसिकली टेम्परेचर यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इसको टेम्परेचर इसमें ज्यादा होता है, हल्का सा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी ये ग्रो कर सकता है, रूम टेम्परेचर में भी आप रख सकते हैं, नहीं तो बेसिकली लेबोरेटरीज में इंक्यूबेटर आता है, ठीक है, इंक्यूबेटर, उसमें हम रख देते हैं। उसमें क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अच्छे से ग्रो कर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के वजह से। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है वो नहीं पीना चाहिए, और हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में माइक्रोब्स का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन यानी उसका ग्रोथ, है ना। और इंक्यूबेशन पीरियड भी हम इसीलिए कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड भी हम यहाँ पे इसीलिए कहेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 5 to 10 years, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। हम इंक्यूबेशन पीरियड भी यहाँ पे इसीलिए कहेंगे कि 5 to 10 years लगते हैं उसको। क्या है, 5 to 10 years हो सकता है कि 5 to 10 years तक वो इंक्यूबेट करे यानी ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे और धीरे धीरे सिम्टम दिखाए। जब ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिम्टम दिखाएगा ही दिखाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, चैट बॉक्स आंसर क्यों नहीं दे रहा है। समझ में आया तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाकर टिक कर दीजिए फटाफट से।
बूंदाबांदी होने लगी, टिक्की टिक्की बरसात, ग्रीन टिक्की बूंदाबांदी। ओके, एक एक बूंद कहीं कहीं गिर रहा है। ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो छपरा में बहुत तेज बारिश हो रही है? नहीं भाई, यहाँ पे तो नहीं हो रही है, यहाँ पे तो धूप है, यहाँ पे धूप खिला है। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, वाओ। एनीवेज, अच्छा अभी नहीं हो रही है? नहीं, यहाँ पे कल भी नहीं हुई थी, कल भी बारिश नहीं हुई थी, कल से लेकर आज तक नहीं हुई। परसों थोड़ा सा हुआ था, कल नहीं हुआ था। चलो, तो ये देखते हैं यहाँ पे, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। यहाँ पे डायग्राम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, है ना, HIV का, सॉरी HIV का। और यहाँ पे इस डायग्राम को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जो दिया है यहाँ पे सेम चीज है जो हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। लुक, retrovirus is entering, retrovirus, this is the retrovirus, all right, this is the retrovirus, okay. So this is the retrovirus. So this retrovirus viral RNA core infects the normal cell, so it is infecting a normal cell, and इस normal cell के अंदर क्या हो रहा है? So this is the thing which is happening inside the cell. Viral RNA is introduced into the cell. Then what happens? Viral DNA is produced by reverse transcriptase. So RNA से अब DNA में conversion हो गया, RNA से क्या हुआ? DNA में conversion हो गया. So this is the conversion take place here. और ये DNA क्या हो गया? ये DNA double stranded में convert होगा, जो यहाँ पे नहीं दिया है. Then again this DNA, viral DNA is incorporated into the host genome. हमारे होस्ट जीन में ये वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देता है. उसके बाद क्या होता है? न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस. नाउ डीएनए से आरएनए, वायरल आरएनए बनेगा, और न्यू आरएनए क्या करेगा? नए नए सारे HIV वायरस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. और फिर जब ये निकलेगा तो बाहर के हमारे आउटर कोट के साथ ये बाहर निकल आएगा, और अब ये क्या करेगा? दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा. ये सब डिटेल में हमने पढ़ा है, तो इसलिए जब डिटेल में हमने पढ़ लिया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं है. क्योंकि जब हम 10th स्टैंडर्ड का बुक्स को पढ़ लेते हैं, तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड का अगर बुक दिया जाता है तो हम लगता है कि अरे ये क्या है, तो हम 1 मिनट में पूरा बुक पढ़ देंगे. तो इस तरह का इजी लगता है, राइट. तो हमने जब पूरा एडवांस्ड कंडीशन इसका हमने पढ़ लिया है, ठीक है, एड्स का पूरा डेवलप्ड स्टेज और रेप्लिकेशन साइकिल पूरे डिटेल में जब हमने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम लग रहा है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है. यस, इसीलिए हम इतने डिटेल में तरह से पढ़ाते हैं, ताकि एनसीईआरटी आपको लगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है. और जब एनसीईआरटी लग जाए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, समझ लो कि आपने अच्छी से पढ़ाई की है, ठीक है, और आप केपेबल हो कि आप नीट में बैठ सकते हो. लेकिन एनसीईआरटी आप लोगों को लगने लगे टफ, तो समझ लेना कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही घटिया लेवल का है और आप नीट में बैठने के लायक नहीं. ठीक है, तो इस बात का हमेशा याद रखें. चलो आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी चीजों को समझा देता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? हमें मान के चलो कि यहाँ पे इसने समझा दिया है, तो हमें समझने, हम तो समझ गए, है ना, ये रट लेंगे हम. लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है डीएनए है. इसके बीच का जो बहुत सारे स्टेप्स हैं उसको हमने समझा, इसके बहुत सारे स्टेप्स को हमने समझा, तब जाके हमें पता चला कि ग्लाइकोप्रोटीन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है. कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होता है. ग्लाइकोप्रोटीन 120 की ग्लाइकोप्रोटीन 41. आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन 120 अटैच होता है, 41 अटैच नहीं होता है. असली सेल के होस्ट सेल के कांटेक्ट में 120 आता है, 41 नहीं आता है. 41 तभी आएगा जब ये 120 अटैच होने के बाद 41 एक्टिवेट हो जाएगा. और ये होता है सिर्फ और सिर्फ 41 किस लिए होता है? 41 होता है फ्यूजन के लिए, यानी हमारे दोनों सेल्स फ्यूज होते हैं, उसके लिए होता है 41. अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि 41 किस लिए होता है, तो आप ये नहीं बोलना कि अटैचमेंट के लिए होता है, फ्यूजन के लिए होता है. यहाँ पे है ना, फ्यूजन के लिए होता है, ये अटैचमेंट के लिए नहीं होता है. तो यहाँ पे कोई अगर ड्रग इसको ब्लॉक करता है, तो यहाँ पे फ्यूजन इनहिबिटर का काम करता है. अगर 120 को ब्लॉक करता है तो अटैचमेंट इनहिबिटर का काम करता है. क्लियरली ये चीजें समझनी होगी. और क्या एनसीईआरटी में दिया है? नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है ना. और ये एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ से यहाँ तक जब दे दिया, इसका मतलब इसके अंदर का बीच का स्टेप आपको खुद पढ़ना है.
है ना। एनसीईआरटी ये कहना चाहता है। ये सारी चीजें अगर देने लगे एनसीईआरटी ना, तो फिर 3-4 बुक एनसीईआरटी का निकल आएगा, इसीलिए नहीं दिया है ना। इसका देख लो, इसका कलर है, इसका फॉन्ट साइज देखो कितना बड़ा बड़ा होता है, तो इतने में तो फिर ये इसका 3-4 बुक निकल आएगा, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए शॉर्ट में सब दे देता है, ब्रीफ में दे देता है, लेकिन हाँ, इसके रहस्य बहुत गहरे होते हैं एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है। तो उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ को किस तरीके से अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे, कुछ हम क्यों क्लास में जाए पढ़ने के लिए। लेकिन सोचो, अगर एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, सिर्फ इतना ही समझोगे, कितना ही क्वेश्चन आएगा, तो नहीं, आपका स्कोर नहीं आ पाएगा, है ना। 90% एनसीईआरटी का स्टेटमेंट होता है, 90%। लेकिन जो 10% होता है ना, बाकी का बचा हुआ 10%, वही 10% आपको रैंक लाता है, वही 10% सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना। 90 से 95% एनसीईआरटी से आते हैं, बचे हुए जो 5 to 10% है, वही आपको सिलेक्शन कराएंगे, समझ रहे हैं। और उसके लिए हमें एनसीईआरटी के अंदर तक घुसना होगा, एनसीईआरटी के असली रहस्य को समझना होगा, राइट। और जो समझते हैं कि चलो एनसीईआरटी रीडिंग तो करा रहे हैं सर, इसमें क्या जाना है, प्लीज ये सब थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग नहीं है, ये एनसीईआरटी के रहस्य को समझने का ये लेक्चर होता है ना। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या दिया है, मैक्रोफेज में एंटर करेगा, मैक्रोफेज में एंटर करने के बाद इन्फेक्ट करके मैक्रोफेज में एंटर करेगा, वहां आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेगा, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने में मदद करेगा एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वायरल डीएनए ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा, होस्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, और वो क्या हो जाएगा, नए वायरल पार्टिकल्स जो है वो बनाएंगे, यानी ये हमारा मैक्रोफेज में एंटर करने के बाद मैक्रोफेज से जाएगा ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएन सॉरी डबल स्ट्रैंडेड ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करेगा, ये डीएनए में कन्वर्ट करेगा। डीएनए क्या होगा, होस्ट जीनोम में अटैच होगा। ठीक है, होस्ट जीनोम में अटैच होगा, और ये क्या करेगा, वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा, और वायरल आरएनए नेक्स्ट क्या करेंगे, वायरल प्रोटीन बनाएंगे, वायरल प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, वायरल आरएनए वायरल प्रोटीन बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज हियर। सो मैक्रोफेज अब क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, एचआईवी वायरस को प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि मैक्रोफेज क्या है, एचआईवी फैक्ट्री है, एचआईवी का फैक्ट्री है हमारा मैक्रोफेज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है
कि वायरल फैक्ट्री ऑफ द होस्ट, वायरल फैक्ट्री क्या है? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, या हम यहाँ पे अगर टी सेल को इन्फेक्ट करता है तो टी सेल। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एंड डिपेंड अपॉन द ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मैक्रोफेज इज द वायरल फैक्ट्री ऑफ HIV, ठीक है, वायरल फैक्ट्री ऑफ, या फिर HIV फैक्ट्री क्या है? मैक्रोफेज है। तो इसको क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है? साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अगेन यहाँ पे दिया, तो टी लिम्फोसाइट में एंटर करेगा, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस को ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी lymphocytes in the body of the infected person, ठीक है, body of the infected person. Now during this period the person suffers from bouts of fever, ठीक है, उसको क्या होंगे? फीवर होंगे, डायरिया एंड वेट लॉस। क्या होगा? फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, ये सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देंगे तब। due to the decrease in the number of helper T lymphocyte, हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होते रहेंगे? क्योंकि टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा, है ना, मैक्रोफेज को अटैक किया, उसके बाद ये क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा, और टी लिम्फोसाइट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोजेनीज ऑफ HIV वायरसेस। तो ये क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस करने के बाद टी सेल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टी लिम्फोसाइट का जो नंबर है ये घटने लगेगा। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and other parasites like toxoplasma. So अब क्या हो जाएगा? पर्सन को इन्फेक्शंस, यानी बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगेंगे। और ये HIV होता है तो डायरेक्टली हमें ये थोड़ी पता चलता है कि इसको HIV वायरस हुआ है, नहीं, वो और अदर सिम्टम्स दिखाने लगेगा इन्फेक्शंस के, और सिम्टम्स दिखाने के मतलब सिम्टम्स दिखाएगा, और इसका जो इम्यून सिस्टम है ये कंप्लीटली वीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्लीटली इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। Right, the patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against these infections. अब ये भी infections उसको easily attack कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इवन पैरासाइट्स के इन्फेक्शन उसको easily अटैक करके उसके बॉडी को इन्वेड कर सकते हैं। इतना हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है। Now, a widely used diagnostic test of for AIDS is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. ये ELISA आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, यानी हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, यानी एंटीवायरल जो ड्रग होता है जो रेट्रोवायरस के खिलाफ काम करता है, ये हम इसका ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। They can only prolong the life of patient but cannot prevent death, which is inevitable. Now the question arises here again, very important question, very important question for NEET 2020, NEET 2021. ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? हमारे जो कोरोना वायरस हैं, कोरोना वायरस ये किस कैटेगरी में आएंगे? आंसर होगा रेट्रो वायरस। ये किस कैटेगरी में आएंगे? रेट्रो वायरस। क्योंकि ये क्या करेंगे? ये इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये डीएनए में कन्वर्जन इनमें भी होगा। ठीक है, तो ये रेट्रो वायरस में आएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ड्रग, यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे पेटेंट ड्रग कौन सा है कोरोना वायरस के लिए? ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी डाइक्लोरोक्विनिन, ऑप्शन सी क्लोरोक्विनिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
या फिर पैरासिटामोल? नन ऑफ द अबोव, या फिर आप लिख सकते हैं पैरासिटामोल या लिख सकते हैं ऑल द अबोव। क्या होगा आंसर? टेल मी फटाफट। ऑल राइट, सो शरण्या ने आंसर दे दिया है, लेखिका ने भी आंसर दे दिया, और दोनों का आंसर खुशी खुशी हम अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो स्वीट, बहुत अच्छा। क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस में का पेटेंट ड्रग कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्सी डाइक्लोरोक्विन, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, और उसके बाद ऑप्शन डी क्लोरोक्विनिन के बाद ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव या ऑल द अबोव या पैरासिटामोल, कुछ भी। आंचल का आंसर आ गया, नीलो केशवानी का आंसर आ गया, राशि सिंह का आंसर आ गया, आदित्य सिंह का आंसर आ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आदित्य कि आपका आंसर गलत है। रौनक का आंसर आ गया। अभी तक जितने आंसर आए सबके आंसर सही एक्सेप्ट आदित्य सिंह। आयुषी सिन्हा का भी आंसर गलत है। रुचिका गुप्ता का भी आंसर गलत है। आदित्य सिंह, अब आंसर आपका सही आया है। लगता है कि जानबूझकर आपने गलत आंसर दिया था। वेरी गुड, ऐसा ही करना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना भी चाहिए। वेरी नाइस। प्रियांशु का भी बिल्कुल आंसर सही है। आयुषी सिन्हा का आंसर अभी भी गलत है। ऑलराइट, सो टोटल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, या क्लोरोक्विनिन। ये क्लोरोक्विनिन क्विनिन जो कंपाउंड है वहां से आइसोलेट किया जाता है, ड्रग बनाया जाता है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्विनिन फैमिली से। Very important to understand, or next very important thing to understand here is पैरासिटामोल इज अ जनरल ड्रग, किसी के लिए भी दिया जा सकता है। इट्स जस्ट एन एनाल्जेसिक। पैरासिटामोल इज एन एनाल्जेसिक जो पेन रिलीफ के लिए और टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट पेटेंट ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है। और दूसरी बात ये कि हमारा ये जो ड्रग है, कौन सा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग भी है। एंटी मलेरियल ड्रग, यानी क्विनिन फैमिली जितने भी होते हैं, क्विनिन फैमिली वो मलेरिया के खिलाफ लड़ते हैं। क्विनिन फैमिली में कुछ ड्रग्स होते हैं जो, और ये एंटी मलेरियल ड्रग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग है। दूसरी बात, हमारा जो मलेरिया की अगर बात यहाँ पे आ गई है तो मलेरिया का हम बता देते हैं कि मलेरिया अगला स्टार्ट करने वाले हैं, मलेरिया ही। ठीक है, कैंसर बाद में आएंगे, कैंसर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मलेरिया एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। ओके, प्रिवेंशन, अब हमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन सबको पता है कि प्रिवेंशन कैसे करना है ना। एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। मोreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior pattern and is not something what happened inadvertently। मतलब अनजाने में कुछ होता नहीं है, जानबूझकर किया जाने वाला किसी भी कार्य की वजह से ही होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे नहीं होगा, ड्रग्स नहीं लेंगे नहीं होगा, है ना। और HIV इन्फेक्शन अगर पता है कि आपको HIV इन्फेक्शन है तो आप टेस्ट करा लीजिए, अपने बच्चे में मत जाने दीजिए। ये सब कुछ हम जानबूझ के करते हैं, अनजाने में कुछ होता नहीं है। ठीक है, निमोनिया टाइफॉइड ये सब क्या हो जाता है, ये सब यहाँ पे दिया है, निमोनिया टाइफॉइड ये सब अनजाने में होता है, जानबूझकर नहीं होता है ना। कुछ भी खा लिया, हमें नहीं पता है उसमें क्या है, वायरस है कि नहीं है, तो हम वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन है, हमें नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हमें अननोन पर्सन से नहीं करना चाहिए, है ना। जिसको पता है कि इसका HIV नहीं है, भाई सिंगल पार्टनर से करो, मल्टीपल पार्टनर से क्यों करना है ना। तो वो सब चीजें हैं, तो यहाँ पे नहीं होता। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बोर्न फ्रॉम मदर एक्सेट्रा में टेक ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। ये पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है। मदर को मदर के प्रेगनेंसी से पहले बहुत सारे रेगुलर चेकअप होते हैं, प्रेगनेंसी से पहले बहुत सारे रेगुलर चेकअप होते हैं, जैसे कि लास्ट 3 मंथ्स का ग्लूकोज रेशियो चेक होता है, उसमें हेपेटाइटिस चेक होता है, HCV HBV, उसके बाद एड्स का चेकअप होता है, उसके बाद आपको सिफिलिस का टेस्ट होता है। तो ये सब टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी
जो होता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल जो हो जाता है, तो बर्थ से पहले, पार्चुरेशन से पहले, ये प्रेगनेंसी के दौरान, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, ठीक है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, ये सब रेगुलर चेकअप होते हैं हर ट्राइमेस्टर्स में, मंथली होते हैं, ट्राइमेस्टर्स में एक बार होते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से पहले हमें ये चेकअप होता है। अगर पुअर मॉनिटरिंग रहा तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन इजीली फैल सकता है, ठीक है, क्योंकि मदर में अगर एड्स है तो बच्चे में जा सकता है, कॉन्जेनिटल है ये, आई मीन ये क्या ट्रांसप्लासेंटल है, तो इजीली ये पास कर सकता है, यस और नो। Okay, the only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, die, don't die of ignorance. यानी अनजाने में किसी गलत फहमी का शिकार, यानी अनजाने में अगर आप किसी काम के वजह से, इग्नोरेंस की वजह से अगर मर जा रहे हो तो ये गलत बात है ना। आप पूरा प्रॉपर केयर करो, ध्यान रखो और प्रिकॉशंस के साथ रहो, है ना। इन आर कंट्री द नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बताया है, नाको, नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ भी यहाँ पे हैं जो कि एड्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, राइट। ओके, एड्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके बाद डब्ल्यू एच ओ क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे एड्स के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है। नार्को, नार्को, नार्को आपको पता होगा, ठीक है। नार्को टेस्ट होता है, राइट, नार्को टेस्ट ड्रग्स के लिए होता है, वैसे ही हमारे एचआईवी के लिए भी टेस्ट हैं, तो आप लोग टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद नाको, एनएसीओ, ऑलरेडी पता है आपको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, हर एक सिटी में होता है, आई मीन स्टेट में होता है, ठीक है, नेशनल लेवल भी है, और ये हर एक इसका जो ब्रांचेस होते हैं हर एक स्टेट में होते हैं। और यहाँ पे एक सिंबल है रेड रिबन, तो रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं, है ना, रेड रिबन इसका नॉर्मल सिंबल है। आप कभी भी देख देख सकते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में कोई भी क्रिकेट मैच होता है या कोई भी स्पोर्ट्स होता है, तो वहाँ पे सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो इस रेड रिबन, इस तरह से जो हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरह का रेड रिबन होता है, और रेड रिबन पहनकर ही मैच खेलते हैं। ये क्यों, क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एड्स के खिलाफ, ठीक है, एड्स के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मैच खेलते हैं। और दिसंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिसंबर इज द नेशनल एड्स डे, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर क्या है, नेशनल एड्स वीक, इंटरनेशनल एड्स वीक, ठीक है, मनाया जाता है। Okay. So making blood from blood bank safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles, syringes. तो हॉस्पिटल में भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि यूज्ड सिरिंज का, नीडल का इस्तेमाल ना करें, ब्लड बैंक में भी इसका इस्तेमाल ना करें, हम घर पे भी इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। छोटे मोटे क्लिनिक्स में अगर जा रहे हैं तो हम देखें कि जो नीडल्स या सिरिंजेस का इस्तेमाल हो रहा है वो प्योर है, सैनिटाइज्ड है, या फिर नया निकाला जा रहा है, ठीक है, ओल्ड या यूज्ड ना हो, यूज्ड। ऐसे छोटे मोटे चीजों पे ध्यान रखेंगे तभी हम एचआईवी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, एड्स से बच सकते हैं, है ना। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसीलिए मल्टीपल पार्टनर से ना करें। उसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स जो है वो ड्रग्स तो बिल्कुल भी लेना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो हम ड्रग्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे कई सारे ड्रग्स होते हैं जो कि हेलुसिनोजेनिक होते हैं, ऐसे कई सारे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, वो एक्टिव कर देते हैं। स्टीरॉइड्स होते हैं जो एथलीट्स और बाकी सब प्लेयर्स, और अभी आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री भी ले रहा है ना, ये सब लेते हैं। ड्रग अब्यूज कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज है कि शेयरिंग ऑफ नीडल्स, कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि नीडल्स के थ्रू इंट्रावीनसली लेते हैं, आईवी और आईएम, ठीक है, आईवी एंड आईएम। हमने आपको बताया होगा, आप बताया था कि आईवी यानी इंट्रावीनस क्या होता है और इंट्रामस्कुलर क्या होता है, राइट, ऑलरेडी हमने बताया है आपको। तो इंट्रावीनस भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लिया जाता है, आई मीन ये ड्रग्स लिया जाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। All right. So ensuring the use of only disposable needle and syringe in public and private hospitals and clinics. Free distribution of condom. Yes, sexual intercourse करना है तो condom का इस्तेमाल करें, इससे आप पॉपुलेशन में भी कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं। सो यूसेज ऑफ कॉन्डम शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, कॉन्डम का इस्तेमाल करें। कॉन्डम, मेल कॉन्डम भी आता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम, मेल कॉन्डम भी आता है और फीमेल कॉन्डम भी आते हैं, फीमेल में भी सेम टाइप के कॉन्डम का एप्लीकेशन होता है ना, और यूसेज भी इजी होता है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए कॉन्डम फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है।
हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और ये फॉरेन कंट्रीज में हर मेडिकल शॉप पे कॉन्डम बूथ होता है, जहाँ पे 5 रुपए डालिए और एक कॉन्डम निकल आएगा, ठीक है। सो कॉन्डम का इस्तेमाल को क्या करना चाहिए, ये हमें इंक्रीज करना चाहिए, तो कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, उसके बाद एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। सेफ सेक्स का हमें प्रचार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। रेगुलर चेकअप हमको हम प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए। उसके बाद इन्फेक्शन विद HIV और एड्स हैव इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल, ठीक है। ये ऐसा एक डिजीज है जो छिपा नहीं रह सकता है, ये कभी ना कभी खुल के आएगा, तो इसी और जब तक ये सामने आएगा तब तक हो सकता है कि बहुत लोगों को हम फैला चुके होंगे, तो इसीलिए प्रॉपर केयर हमें करना चाहिए। ऑलराइट, सो क्या करना चाहिए, HIV infected people need to help and sympathy instead of being shunned by the society, ठीक है। HIV infected पेशेंट को हमें केयर करना चाहिए, उन पे सिंपैथी दिखाना चाहिए, ना कि उनको हम अलग करके आइसोलेट करके किसी बददुआ देने लगे, बदनाम करने लगे या अलग कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन अ collective manner, the chances of wider spread of the disease increase many fold लिखा है यहाँ पे। it is a malady it is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। कहने का मतलब यह है कि एचआईवी को हम क्या करें, हम उसको अजीब तरीके से ना देखें। एचआईवी पेशेंट को, अगर पेशेंट है तो उसको हम क्या करें, उसका प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर उसका इलाज करवाएं और उसके साथ उतना ही सेम बर्ताव करें जैसे नॉर्मल लोगों के साथ किया जाता है। क्योंकि जब तक हम एकजुट होकर इससे लड़ाई से लड़ेंगे नहीं, एचआईवी से लड़ेंगे नहीं, तब तक एचआईवी को हम भगा नहीं सकते, मार नहीं सकते। और आइसोलेट कर देने से इसका छुटकारा नहीं हो जाएगा। और आपको अगर हो गया है तब खुल के दूसरों को बताएं, ये खुल को बताएं, उसका इलाज करें, अपने आप को सुरक्षित करें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी रोग हो, अगर वो फैलने वाला है, कम्युनिकेबल है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट कम्युनिकेबल हो या इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल हो, फैलने वाला है, आपसे दूसरे को हो सकता है, तो कृपा करके आप अपने अंदर ना रखें, आप अपने आप को ट्रीट करें और आप खुद को दूसरे से दूर रखें, क्योंकि आपको पता है कि आपको डिजीज है, किसी और को नहीं। तो आप खुद को दूर रखें दूसरे से, ठीक है। और क्या करें, एचआईवी क्योंकि ये टच करने से फैलता नहीं है, सांस रहने से नहीं फैलता है, तो ऐसे पेशेंट के साथ हमें वो हीन भावना से व्यवहार नहीं करना चाहिए। एकजुट होकर मिलजुल के हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और देश से, पूरी दुनिया से। तो ये रहा हमारा HIV एड्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आई होप कि आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी एंड समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज अपना काम करिए, शुरू करिए और बूंदाबांदी शुरू करिए हरे रंगों की। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगा आप लोगों से ये सब देख करके, आपको सबको समझ में आ गया चीजें, सीरीज को समझिएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा और एनसीईआरटी के बुक को बार बार पलट कर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।